Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. As you know, we are discussing about the nuclear physics. Today's lecture is the last lecture of this chapter. और हम इस लेक्चर में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर रहे थे. कल हमने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था. फ्यूजन क्या होता है? Two or more than two light nuclei are joined together and create a heavy nucleus. दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? वो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना. टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई आर जॉइंड टुगेदर एंड क्रिएट अ हैवी न्यूक्लियस. दिस प्रोसेस इज नोन न्यूक्लियर फ्यूजन. इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है ना. तो आज हम थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है मैं बता दूं आपको. ऐसा होता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताऊं. देखिए, जिस तरह से आप मतलब सन पर जो मैंने कल आपसे जिक्र भी कहा था, सन से आपको जो एनर्जी मिलती है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है. सन से बहुत सालों से लगभग 4.5 × 10⁵ ईयर से कोई 3.6 × 10⁻, ये तो आंकड़े हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ ये डिजिट्स क्या क्या हैं. हाँ, 3.9 × 10⁻26 वॉट, यानी 3.9 × 10⁻26 आपको एनर्जी पर यूनिट पर सेकंड मिल रही है और लगभग 4.5 × 10⁸ ईयर से मिल रही है ना. अब इतनी सारी एनर्जी सन से आपको मिल रही है कंटिन्यूअसली. अब सन से ये एनर्जी क्यों मिल रही है? सन से इस एनर्जी का जो सोर्स बताया गया है वो बताया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन कैसे बता दो. देखिए, सन पर कोई 34% हाइड्रोजन है और बाकी उसके ऊपर हीलियम है कोई 75% और अदर 1% कुछ अदर गैसेज है. तो सन पर होता क्या है? सन पर होता यह है कि देखिए, हीलियम तो स्टेबल है, आप जानते हैं, क्योंकि हीलियम का मास नंबर 4 है. जिसका मास नंबर 4 से मल्टीपल होगा वो स्टेबल है. एक साइंटिस्ट थे बेथे, उन्होंने सजेस्ट किया सन पर जो रिएक्शन होती है उसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल. सन पर जो रिएक्शन होती है उसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल. इसमें क्या होता है? इसमें 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होकर एक हीलियम का न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना. तो आइए हम आपको बताते हैं. प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल. जैसे ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, दोनों जुड़ गया. ठीक है, क्या बनेगा बताओ? 1H2. ठीक है, क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है. आपको एक ऐसा पार्टिकल निकले, क्योंकि नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ 2 हैं और उधर 1 है. अब ऐसा पार्टिकल निकलेगा जिसके पास खाली चार्ज होगा, मास नहीं होगा. चार्ज हो और मास ना हो, न्यूट्रॉन है नहीं, प्रोटॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस का है तो चार्ज प्लस का 1 होना चाहिए, तो 1 ही 0, यानी कि क्या निकला ये? पॉजिट्रॉन. और मैंने कहा था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो. अब मुझे बताइए, क्या 1H2 स्टेबल है? नहीं. प्लस एनर्जी और रिलीज होती है इसमें. फिर दोबारा से ये 1H2 और हाइड्रोजन फिर दोबारा ज्वाइन होते हैं. ठीक है, 1H2 और हाइड्रोजन दोबारा ज्वाइन होते हैं और ये बनता है क्या? 1H3 सॉरी 2He3. रिएक्शन बैलेंस है, देखो नीचे 2 है, ऊपर 2 और 1 3 है, बैलेंस है.
लेकिन स्टेबल नहीं है। हीलियम, आप कहेंगे हीलियम तो स्टेबल है, लेकिन वो 2He4 जिसका मास नंबर 4 है वो स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। तो ये 2He4 वापस से रिएक्ट करता है किसके साथ, एक और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, और बनता है फिर ये 2He4 और बनी 0 और न्यूट्रिनो, और फिर एनर्जी तो निकल गई। रिएक्शन देख लो एक बार, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 4 और 1, अच्छा सॉरी ये 2He3 है ना, 2He3 ज्वाइन होता है, 3 और 1 4, 4, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था ना न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन में राइट साइड वाली टर्म को राइट साइड ज्वाइन कर देना और लेफ्ट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड ज्वाइन कर देना। तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन ज्वाइन हो गए। ठीक है, और एक ड्यूटेरियम ज्वाइन हो गया, एक हीलियम न्यूक्लियाई ज्वाइन हो गया, और क्या बन रहा है, एक 1H2, एक 2He3, एक आपका 2He4, दो आपके पॉजिट्रॉन और दो न्यूट्रिनो और एनर्जी। कुछ कट रहा है, दोनों कट गए। तो कह सकते हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, साथ ही में 2 पॉजिट्रॉन भी रिलीज होते हैं, मतलब 2 न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी जो लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, वो भी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में 4, मैंने कहा ना सन पर हाइड्रोजन एनफ है रिएक्शन के लिए, तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में, मतलब न्यूक्लियस आपस में क्या हुए, फ्यूज हुए, जुड़े हैं, और जुड़कर उन्होंने एक हीलियम का स्टेबल न्यूक्लियस बनाया है। साथ के साथ दो पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो भी निकले हैं, और हर एक न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस के दौरान एनर्जी तो रिलीज होती है, तो लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या निकली है, एनर्जी निकली है। तो ये आपकी रिएक्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अच्छा, एक और बात, पहले आप इस रिएक्शन को देख लो फिर बता। चलिए आगे देखिए। हाँ जी, आगे क्या चीज है देखिए। देखिए भैया, ये तो समझ लिया आपने, मैंने कहा ना सन पर एनफ हाइड्रोजन है, लगभग अभी सन पर इतनी हाइड्रोजन है, सन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन है, और इतना टेम्परेचर तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए चाहिए। फ्यूजन को आप थोड़े बड़े टेम्परेचर पर करा नहीं सकते हैं, फ्यूजन को कराने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, और सन पर इतना टेम्परेचर अवेलेबल है, और सन पर ऊपर से हाइड्रोजन भी एनफ है कि रिएक्शन आपकी चलती रहे। लेकिन ये हाइड्रोजन एक टाइम के बाद तो खत्म होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद ये हाइड्रोजन आपका क्या होगा, खत्म होगा।
और जब ये आपका हाइड्रोजन एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, खत्म होगा, तो उस दौरान क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन आपका खत्म होगा तो उस दौरान ये होगा कि हाइड्रोजन का जलना, बर्न होना रुक जाएगा, हाइड्रोजन का बर्निंग रुक जाएगी। हाइड्रोजन जब बर्न होना रुक जाएगा तो फिर ये होगा कि जो हाइड्रोजन की बर्निंग रुक जाएगी, और जब बर्निंग इसकी रुक जाएगी, जलना रुक जाएगा हाइड्रोजन का, फिर क्या होगा कि अंदर का जो कोर है, इसका जो आउटर एनवलप है, जैसे आग जलाते है ना, तो जब तक आग जलती है कोई दिक्कत नहीं, जैसे आग ठंडी होने लगती है तो आप देखते हो चारों तरफ राख हो जाती है, बीच में हल्का हल्का लाल सा रहता है। वही हिसाब किताब इसके साथ होगा, मतलब जब ये हाइड्रोजन का जलना बंद हो जाएगा, बर्न होना बंद हो जाएगा, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक राख बन जाएगी एक तरह की, और बीच वाला सेंटर जो है वो अभी भी गर्म रहेगा, और वो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। और एक तरह से देखा जाए तो आप सोचिए कैसा इमेजिन होगा कि सूरज निकल रहा है, बीच में से लाल है, चारों तरफ राख का गुबार है, और इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब क्या कहें, क्योंकि सूरज कोई छोटा मोटा तो है नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ये राख का गुबार, रेड जाइंट इसको बोलेंगे, एक तरह से ये राक्षस सा लगेगा ऊपर आसमान में, लाल दानव या लाल राक्षस के रूप में आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक, ये सिस्टम था। इसके बाद हम आगे देखेंगे कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या है बताओ? कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ठीक है, वो समझाते हैं आपको। देखिए, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से हमने कंट्रोल चेन रिएक्शन बना रखी थी, कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको ये कहा भी था कि यूरेनियम हमारे पास नहीं है इतना कि हम उससे ये काम कर सकें, फिर भी हम कर रहे थे। इसी तरह से कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड रिएक्शन करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड रिएक्शन मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि अर्थ पर बहुत है ऐसा फ्यूल जिसमें आयन कह सकते हो या फिर 1H1 कह सकते हो या फिर मतलब प्लाज्मा, ऐसा फ्यूल बहुत है। हाइड्रोजन हमारी अर्थ पर भी बहुत प्रेजेंट है। अगर हम कोई ऐसा रिएक्टर डेवलप कर लें, अगर हम कोई ऐसा रिएक्टर डेवलप कर लें जिसमें हम हाइड्रोजन को फ्यूल की फॉर्म में यूज करें और उसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराएं और फ्यूजन रिएक्शन कराने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, है ना, तो उस तरह की रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। वैसे मैं आपको बता दूं, हैं 2-3 इंडिया में जो काम कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पे काम करता है, एक इनर्शियल कन्फाइनमेंट पे काम करता है। थ्योरी बेस है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी खास बात उसके अंदर है नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूजन करा नहीं सकते हैं, अर्थ पर करा सकते हैं, लेकिन उसको कराने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो 10 की पावर 8, 10 की पावर 9 केल्विन तक है, वो हम इंस्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंस्टेंट मतलब जैसे 2-3 सेकंड के लिए चाहिए तो 2-3 सेकंड के लिए तो हम इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, इस टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बनाए रखो, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को अर्थ पर कराना संभव नहीं हो पा रहा। अगर ये संभव हो पाता तो हम कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को करा लेते। अगर ये संभव हो पाता तो हम कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ पर करा लेते हैं, लेकिन नहीं करा पा रहे ना। इसका रीजन यही है कि भाई अर्थ पर हालांकि एनफ हाइड्रोजन है, रिएक्शन चल सकती है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 10 की पावर 7, 8 या 9 केल्विन, वो हम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, बट वी कांट मेंटेन इट, हम उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका था कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। वैसे काम कर रहे हैं, एक रिएक्टर है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। साइंटिस्टों ने क्या क्या नहीं कर लिया है, सब कुछ कर दिया है, सिवाय कोरोना वायरस की वैक्सीन के अलावा।
मिल भी जाएगी तो पता नहीं कब तक हम तक पहुंचेगी। अब लाइफ तो ऐसी ही जीनी है ना। चलिए, मैं ये कह रहा था कि जो काम कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट में दो मेथड है, मैग्नेटिक में कन्फाइनमेंट और इनर्शियल कन्फाइनमेंट, और टोकामेक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पर बेस्ड एक डिवाइस है जो 10 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है पर सेकेंड में। तो बहुत ही एक तरह से कह सकते हो आप, बहुत सरप्राइज है कि एक ऐसी डिवाइस भी है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम कर रही है और 10 मेगावाट एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही है ना। तो ये है सिस्टम इसका, टोकामेक नाम है उसका। हालांकि ये बहुत फैमिलियर नहीं है, सब देश तो इसको कर ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा इसी पर बेस्ड है, मैं बता देता हूं, बुक में नहीं आया। एक हाइड्रोजन बॉम्ब और होता है, वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसी पर बेस्ड काम करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन पे ही काम करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब की रिएक्शन कराने के लिए हम लोग पहले तो एटम बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हैं, और एटम बॉम्ब को जब हम फोड़ते हैं तो फिर उससे जो एनर्जी निकलती है उसका यूज करके हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। तो ये सिस्टम है, ठीक है। चलिए, अब हम आपको इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं। थ्योरेटिकल ये चैप्टर कंप्लीट, जैसा मैंने आपको कहा था ये लास्ट लेक्चर होगा आपका, उसी तरह से चल रहे हैं। ये आपकी बुक का छठा क्वेश्चन है ना। मैं लिख रहा हूं इन फ्यूजन रिएक्शन, रिएक्शन 1H2 प्लस 1H2, ये बनेगा आपका क्या 2He3 0N1, ठीक है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, हीलियम एंड न्यूट्रॉन, ये है 2.015 U, 3.017 U and 1.009 U. If 1 kg deuteron is fused completely, then determine energy released in it. ये एक फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। आपको एनर्जी निकालनी है। आइए देखिए, पहले तो आप जनरल एनर्जी निकालिए। एनर्जी क्या होगी, Q इक्वल्स टू मास ऑफ 1H2, मतलब दो हैं ड्यूटेरियम के, लेफ्ट साइड रिएक्शन में दो ड्यूटेरियम में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा मास ऑफ 2He3 माइनस मास ऑफ, और जो आंसर आएगा उसमें 931 का मल्टीप्लाई कर देना। माइनस 1.009931 मल्टीप्लाई कीजिए
4.030 में से आपको माइनस करना है 3.017 माइनस 1.009 इंटू 931, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा 3.017 1.009 7 और 9 16 1 और 2 0 और 4, तो जो एनर्जी निकलेगी 4.030 माइनस 4.026931, तो 0.004 इंटू 931, ठीक है, ये एनर्जी निकलेगी। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 और 7 3.724 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन को भी पढ़िए, उसमें 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम यूज किया गया शुरुआत में। 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम इज टू बी फ्यूज, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 1 किलोग्राम में? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास कितना है 1 किलोग्राम, ग्राम में बनाएंगे तो 1000, और मॉलिक्यूलर मास आप कहेंगे सर ड्यूट्रॉन का 2 है, लेकिन 2 ड्यूट्रॉन काम में आ रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर मास काम में आएगा 4। रिएक्शन से पहले 2 न्यूट्रॉन काम में आ रहे 4 इंटू आप होगा दो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 2 टाइम गया और ये 3 टाइम गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 26 बाई 2 मल्टी और सॉल्व कर लो 1.5 कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 1.5 का इससे, तो 3.724 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 26, 15 4 जा 66, 15 2 जा 30 और 6 36 6 3, 15 7 जा 105, 105 और 3 108 10, 15 3 जा 45, 55 आया, कितने छोड़ के पॉइंट लगाए 4 इंटू 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसको भी कन्वर्ट करना हो, पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है कि जूल में है। देखिए हाँ ठीक है, 5.6 दे रखा है, 10 के और 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही क्वेश्चन हुआ है, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये है सिस्टम इसमें। और एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, देख लीजिए इसको। चलिए देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका, देखिए ये 11th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। The nucleus the nucleus 176X emit beta particle emit beta particle and decay into 176Y if the atomic mass of X and Y 1.75.942694 U and 1.759414 U respectively,
then determine maximum energy of beta particle। अब देखिए कोई जिक्र नहीं है इसमें कि इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन, वैसे तो ये गलती है, बताना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं दिया हो तो इलेक्ट्रॉन ही माने, ठीक। मैंने आपको एनर्जी बताई थी इलेक्ट्रॉन के लिए, मास ऑफ जेड से माइनस के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। मैंने कहा था ना, अगर जैसे पॉजिट्रॉन निकलता है, ठीक, तो मास नंबर में कोई भी, मतलब बीटा डीके की रिएक्शन को हमने बहुत डिटेल में आपको स्टडी कराया था। अब क्या उसको पूरा दोबारा मैं करना नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि शॉर्ट में ही आप उस चीज को समझ लें, वो ज्यादा ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, Z-1 YA और माइनस के 2Me। इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं दिया है यहाँ पर, चलो बताया था 0.055 होगा, तो ये तो आपका कितना हुआ 175.942694, और ये माइनस करना पड़ेगा, जो भी आएगा 931 से मल्टीप्लाई, और ये आएगा 175.94142, और ये 0.005.00110। अब आप इसे दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आता है, फिर दोनों ऐड करेंगे तो 175.94142.00110। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.00055, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको ऐड कीजिए 5249 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इतने में से। चलिए 4, और ये बचेगा आपका 7, और ये 1000, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कैलकुलेटर से कर देते, इसमें जब बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन निकलता है, मतलब इसमें ये 2Me नहीं है, खाली ये बिना इसके चलेगा, तो बिल्कुल सीधा सीधा करना पड़ेगा ना। ये आप चेक कर लेना, बीटा डीके की प्रोसेस में मैंने आपको एनर्जी बताई थी, मैं यहाँ करना नहीं चाह रहा था क्योंकि उस एनर्जी को निकालने में ही 5 मिनट लग जाते हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सीधे सीधे 4 7, और यहाँ बचेगा कितना 2, और ये 1 0 0, और मल्टीप्लाई कर दो 931 से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और वो कितना है, लगभग 1.182 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी तरफ से तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ओके, देख लीजिएगा इसको, और कल से हम नया चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।